मेरी ऑल टाइम फेवरेट 10 ऐसी मूवीज बताऊंगा जिसे आपको मरने से पहले देखना जरूरी है। अगर तुम ही सिनेमा लवर हो या एंटरटेनमेंट से एक लेवल और ऊपर उठ के आपको इम्पेक्ट करे ऐसा सिनेमा, ऐसी स्टोरी जो आपके साथ कुछ समय के लिए ठहरे, वो देखना है तो मेरे भाई या बहन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। फर्स्ट मूवी रेकमेंड करने से पहले एक छोटी सी बात है, ये 200 मूवीज किसी एक जोनरा से बिलोंग नहीं करती। ये सारी मूवीज के जोनरास एक दूसरे से पोलर अपोजिट है, बस ये दोनों मूवीज के जोनरास को छोड़ के। ऑल्सो ये सारी मूवीज मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज की लिस्ट में से है जिसको मैंने रैंक नहीं किया, मैंने रेंडमली ही नंबर्स दे दिए हैं। सो ये मत समझना कि 10th नंबर वाली मूवी पहले नंबर वाली मूवी जितनी अच्छी नहीं, ऐसा मत सोचना। मेरे अकॉर्डिंग ये सारी मूवीज एक ही नंबर पे आती है, लेकिन इनको रिकमेंड करने के लिए मुझे उल्टी गिनती करनी होगी। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10, शिंडलर्स लिस्ट, जो 1993 में आई थी, डायरेक्टेड बाय द लेजेंड स्टीवन स्पिलबर्ग, जिन्होंने इसी सेम टाइम पे जुरासिक पार्क 1 भी डायरेक्ट की थी। और ये दोनों की दोनों मूवीज ही एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। जुरासिक पार्क भी एक काफी ही लेजेंडरी मूवी है, लेकिन वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज की लिस्ट में नहीं है। अगर आपने एनीमे अटैक ऑन टाइटन देखा है तो उसके फाइनल एपिसोड में जहाँ पर रंबलिंग के दौरान बहुत सारे लोग पहाड़ से नीचे गिरने वाले होते हैं, जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी और उसकी माँ दिखाई जाती है। उस बेबी को लाल कलर के कपड़े से ढका हुआ होता है। इनफैक्ट वो पर्टिकुलर मूवमेंट शिंडलर्स लिस्ट मूवी की तरह ब्लैक एंड व्हाइट में है। और जैसे ही भीड़ पीछे की ओर जाती है, वो बच्चा और उसकी माँ पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। तभी उसकी माँ उस बच्चे को आगे धकेल देती है और बाकी के लोग उस बच्चे को और आगे लेके जाते हैं और वो बच्चा समहाउ बच जाता है। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस था अटैक ऑन टाइटन में शिंडलर्स लिस्ट का। इस मूवी में भी हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो लाल कपड़ों में होती है एक भयंकर वॉर के बीच में। बेसिक कहानी शिंडलर्स लिस्ट की ये है, इसका मेन कैरेक्टर ऑस्कर शिंडलर्स एक बिजनेसमैन होता है जो वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन में अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है। बट जैसे जैसे वो हाई लेवल नाजी ऑफिसर के कांटेक्ट में आता जाता है, वैसे वैसे उसे नाजीज और इस वॉर की मॉन्स्टरस साइड देखने को मिलती है, जहाँ पे मासूमों के जान की कोई कीमत नहीं होती और इंसानों को बदतर से बदतर तरीके से मारा जाता है। और ऑस्कर शिंडलर जैसे जैसे एक इंसान के दूसरे इंसानों के खिलाफ हैवानियत को महसूस करता है, तब वो टूट जाता है। तब वो एक फैसला करता है कि उसकी फैक्ट्री में जितने भी ज्यूइश लोग काम करते हैं उसको वो बचाएगा, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। देन वो अपने अकाउंटेंट से एक लिस्ट तैयार करवाता है, जिस लिस्ट में टोटल 1100 लोग होते हैं। ऑस्कर शिंडलर्स इन 1100 लोगों को कैसे बचाएगा, बचा पाएगा भी या नहीं, उसके बिजनेस का क्या होगा, उसका क्या होगा इस वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन में ये नेक काम करते हुए, वो आप इस मूवी में देख लेना जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। और इस मूवी में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, Whoever saves one life saves the world entire। अब जिन्होंने अभी ये मूवी देखी है उनको पता होगा इस डायलॉग का इम्पैक्ट। नंबर 9, हाल्फ नील्सन। ये मूवी 2006 में आई थी, जिसके डायरेक्टर है रायन फ्लेक, जिन्होंने कैप्टन मार्वल भी डायरेक्ट की है दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलके। लेकिन नहीं, उस मूवी से इस मूवी को जज मत करना, ये मूवी अच्छी है। दैट्स व्हाई ये मूवी मेरे ऑल टाइम फेवरेट मूवी लिस्ट में है। इसके लीड कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं लिटरली मी, रायन गोसलिंग, और हाँ, इसमें एंटोनी मैकी भी है। लाइक शिंडलर्स लिस्ट, ये भी थोड़ी सी डिप्रेसिंग फिल्म है, बट यहाँ हॉरर्स ऑफ एडिक्शन को दिखाया है विथ ऑल फ्लॉड कैरेक्टर्स। जी हाँ, इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। फर्स्ट ऑब्वियसली रायन गोसलिंग का कैरेक्टर जो एक स्कूल टीचर होता है जिससे ड्रग्स का एडिक्शन होता है और वो काइंड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी का भी कैरेक्टर है। सेकंड ड्रे एंड थर्ड फ्रैंक, और ड्रे फ्रैंक की छोटी बहन होती है। एंड इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के आसपास इस मूवी की कहानी घूमती रहती है। इस मूवी को जिस तरीके से शूट किया है, जो सिनेमेटोग्राफी है, वो एक रॉ एंड ऑथेंटिक, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप्स फीलिंग देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके डायरेक्टर ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपने जैसों की ही कहानी, प्रॉब्लम्स और कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हो, जो अपनी तरह ही चीजों को सोल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी और के लिए भी, खुद के लिए भी। और ये पूरी ही मूवी बहुत ही रियलिस्टिक है, इसमें कोई भी हीरोइक मूवमेंट्स नहीं है। ये मूवी काफी हार्ड हिटिंग है, बट कुछ जगहों पे स्लो भी लगेगी, बट इन द एंड ये आप पे इम्पैक्ट जरूर छोड़ेगी। ये मूवी अवेलेबल है जियो टीवी पे, और अगर हाल्फ नील्सन देखी हुई है, शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स। नंबर 8 पे है द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर, जो आई थी 2012 में, जिसमें 4 मेन कैरेक्टर है। चार्ली प्लेड बाय लोगन, जिसका भी आगे का नाम खुद ही पढ़ लो। सेकेंड, सैम प्लेड बाय एमा वॉटसन। थर्ड, पैट्रिक प्लेड बाय एजरा मिलर। एंड फोर्थ, मिस्टर एंडरसन प्लेड बाय अपने एंटमैन के एक्टर पॉल रूड। यह मूवी डिप्रेसिंग नहीं है,
लेकिन इस मूवी में कुछ कुछ दिल भारी कर देने वाले मूवमेंट्स जरूर है, बट मोस्टली ये मूवी फॉल करती है फील गुड रोमांटिक टीनेज ड्रामा वाली कैटेगरी में। जल्दी से इसकी बेसिक स्टोरी बता देता हूँ। सो इसका मेन कैरेक्टर चार्ली एक रिप्रेस्ड टीनेजर होता है जिसके कुछ डार्क पास्ट इवेंट की वजह से उसकी प्रेजेंट लाइफ झंड हुई पड़ी होती है। उसके कोई दोस्त भी नहीं होते, इनफैक्ट उसको स्कूल में अक्सर बुली किया जाता है। बट एक दिन ये बंदा हिम्मत करके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है पैट्रिक से। देन पैट्रिक से दोस्ती होने के बाद सैम पे चार्ली का क्रश आ जाता है जो कि पैट्रिक की स्टेप सिस्टर होती है। लेकिन ये बंदा चार्ली एक बंदी को हर्ट ना करने की वजह से, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करने की वजह से गलती से रिलेशनशिप में पड़ जाता है। लेकिन ये बंदा अंदर से तो सिर्फ प्यार करता है सैम से। तो क्या इसके प्यार की नैया डिप्रेशन और कुछ टीनेज कॉन्फ्लिक्ट्स के दरिया को पार करके इस वन साइडेड प्यार के तूफान को झेल कर किनारे पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए दी पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर प्राइम वीडियो पे देख के इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना इस मूवी का मीनिंग आपके अकॉर्डिंग, और ये भी कि मेरा ये रिकमेंडेशन कैसा लगा। बाय द वे इस मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा है और इसमें कुछ इन डेप्थ बातें ऐसी भी है जो कि आपको काफी हार्ट हिट कर सकती है। नंबर 7, शॉशैंक रिडेम्पशन। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी है तो भाई कौन से पत्थर के नीचे रहते हो। मजाक साइड में ये मूवी आई थी 1994 में। इसका मेन कैरेक्टर एंडी एक सक्सेसफुल बैंकर होता है जिसकी पत्नी का किसी और के साथ कुछ चल रहा होता है। तो ये भाई साहब गलत वक्त पे गलत जगह नहीं, उसी के घर पे पहुंच जाते हैं और वो जो दृश्य है वो एंडी के लिए असहनीय होता है, तो वो कांड कर देता है उन दोनों के साथ ही। और मूवी की स्टार्टिंग में ये सारा जब कांड चल रहा होता है जहाँ पर हमें गन की फायरिंग की आवाज आती है, तब हमें वो विजुअल्स नहीं दिखाए है, कैमरा बाहर की ओर होता है, तो उस वजह से क्लियरली आप ये नहीं कह सकते कि एंडी ने ही वो कांड किया है। बट एंडी के पास काफी ही ठोस रीजन था बूम बाम करने का, तो उसको सजा हो जाती है और वो जेल में पहुंच जाता है। तो ये सीधा साधा दिमाग से काफी चालाक इंसान पहुंच जाता है जेल में मिलता है इनको मॉर्गन फ्रीमैन का कैरेक्टर, और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। मॉर्गन फ्रीमैन का कैरेक्टर काफी अच्छी अच्छी बातें भी करता रहता है। लेकिन इस मूवी में आपको देखना ये है, ये सीधा साधा दिमाग से चालाक बंदा इस खतरनाक जेल और इस जेल के कैदी के बीच में कैसे सर्वाइव करेगा। और ये मूवी क्राइम थ्रिलर से लेके एक ग्रेट जेल एस्केप से लेके फील गुड वाले जॉनरा में कैसे पहुंचेगी, ये जानने के लिए भी अमेज़न प्राइम पे दी शॉशैंक रिडेम्पशन जरूर देखना। देन कमेंट भी करना ये रिकमेंडेशन कैसा लगा। अगर मूवी देखी है तो डायरेक्ट ही कमेंट कर दो आपके क्या विचार है इस पे। नंबर 6, डेड पोएट सोसाइटी। ये मूवी आई थी 1989 में जिसकी स्टार कास्ट काफी बड़ी है। खैर इस मूवी का काफी ही अच्छा इम्पैक्टफुल पोएटिक फिलोसॉफिकल और सीखने लायक टेक है लाइफ, पैशन, पोएट्री, म्यूजिक एंड लव को लेके। ये मूवी काफी पुरानी है तो शायद आप इसको देखते वक्त कुछ जगहों पे ड्रैग्ड आउट फील करो इसके स्क्रीन प्ले की वजह से, बट अगर आप एंड तक टिक गए तो बड़ी ही गजब की फीलिंग आएगी, जिस फीलिंग को आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था तो शायद आपके साथ भी हो सकता है। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी हुई है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है। ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। नंबर 5 पे आती है लोगन, और ये मूवी भी ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने देखी हुई होगी, लेकिन जिन भी लोगों ने नहीं देखी है उनको बता दूं भाई ये दी बेस्ट गुड बाय मूवी है टू आवर फेवरेट वुल्वरीन। लिटरली राइटिंग से लेके एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट्स अबाउट दिस फिल्म इज जस्ट दी बेस्ट। लेकिन इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से अगर किसी ने लोगन नहीं देखी है तो उनको बेसिक में इसका एक प्लॉट बता देता हूँ। तो अपना वुल्वी डिप्रेस्ड होता है, एक्समैन भी खत्म हो चुके हैं और ये कहानी सेट है डिस्टोपियन फ्यूचर में, जहाँ पर किसी तरीके से अपने ओल्ड वुल्वी को प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर, जो काफी नाजुक स्थिति में होते हैं फिजिकली एंड मेंटली भी, और दूसरी छोटी बच्ची जो कि वुल्वरीन के डीएनए से ही बनी होती है लोरा, तो टेक्निकली वो वुल्वरीन की ही बेटी होती है। इन दोनों को वुल्वरीन को बचाना है, और इस चीज में छोटा सा ट्विस्ट ये है कि वुल्वरीन भी मर रहा होता है। सो देखना ये है इस मूवी में कि अपना वुल्वरीन चार्ल्स एक्सेवियर और लोरा को किस तरीके से बचाएगा, या अपना वुल्वी इनको बचा पाएगा भी या नहीं। ये जानने के लिए अभी जाके देखो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लोगन। बाकी मुझे पता है काफी सारे लोगों ने ये मूवी देखी हुई है, उनको पता होगा इस मूवी की एंडिंग
कितनी दर्द भरी है यार। नंबर 4 फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी में से है, इसकी स्टोरी और ऑब्वियसली गंप के कैरेक्टर की वजह से। सो इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म जो आपको पावर ऑफ परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी बड़ी ही अच्छे से प्रेजेंट करती है थ्रू फॉरेस्ट गंप्स कैरेक्टर, जो स्टार्टिंग में फिजिकली और मेंटली भी थोड़ा सा चैलेंज्ड होता है, लेकिन गंप अपने इन डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी जिस तरीके से हाई अचीवर बनता है और जो ह्यूमर भी है मूवी का वो बहुत ऑसम है। और ये पूरी जर्नी बेस्ड मूवी है एंड आई लव जर्नी बेस्ड मूवीज टू वॉच। अगर आपका मूड खराब है या लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा है तो अभी के अभी फॉरेस्ट गंप नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, उसको देखो। और इसकी हिंदी रीमेक भी बनी थी तो उससे जितना हो सके उतना दूर ही रहना। ये मूवी अगर आपके मुंह पे स्माइल लाएगी तो हिंदी रीमेक वो स्माइल छीन लेगी। नंबर 3 इंटरस्टेलर, जो आई थी 2014 में। क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टर है इस मूवी के, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वॉचिंग में घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। तो अगर ये मूवी देखी भी हुई है तुमने, फिर से देख के आओ। इंटरस्टेलर एक ग्रेट साईफाई मूवी बाद में है, पहले ये एक ग्रेट इमोशनल फिल्म है भाई, जिसमें आपको बाप बेटी के रिलेशन को टाइम स्पेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेनेट और ब्लैक होल के थ्रू होते हुए जो प्रेजेंट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, भाई एकदम जीनियस। एंड ऑब्वियसली टाइम को मूवी में इम्पैक्टफुली प्रेजेंट करना यूएसपी है नोलन की। इंटरस्टेलर में इसी टाइम को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो दिल चीर देता है और हमें एज अ व्यूअर ऐसा लगता है इस मूवी का विलन और कोई नहीं, टाइम ही है। बाकी क्रिस्टोफर नोलन क्रेजी प्रैक्टिकल विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, कम से कम वीएफएक्स एंड सीजीआई यूज करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसमें तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज यानी कि सीजीआई एंड वीएफएक्स का भी यूज है विद क्रेजी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एंड क्रेजी प्रैक्टिकल सेट्स, जिसके साथ इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा फेब्युलस है, जिस वजह से इसके विजुअल्स बहुत खूबसूरत निखर के आते हैं। और हांस जिमर का म्यूजिक आज तक लोग नहीं भूले हैं, इस म्यूजिक में क्या ही मैजिक है भाई। इस मूवी के तारीफों के पुल इतने क्यों बांधे हैं मैंने, आपको ये चीज तभी पता चलेगी जब आप इस मूवी को देखोगे या फिर आपने ऑलरेडी देखी है ये मूवी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मूवी काफी मैजिकल है यार। इंटरस्टेलर अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नंबर 2 किल बिल के दोनों पार्ट्स। किल बिल वॉल्यूम 1 आया था 2003 में और वॉल्यूम 2 2004 में, जिसको डायरेक्ट किया था द वायलेंस किंग क्विंटिन टेरेंटिनो ने। अगर तुम एक्शन मूवी लवर हो और तुमने किल बिल 1 एंड 2 नहीं देखी तो भाई तुम फालतू हवाबाजी करना तो बंद ही कर दो, क्योंकि तुम भाई नहीं हो एक्शन मूवी लवर। अगर होते तो ये मूवी देख रखी होती। तो इसका बेसिक प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी मेन कैरेक्टर होती है दी ब्राइड प्लेड बाय उमा थर्मन, भाई दी मोस्ट बेडास फीमेल कैरेक्टर एवर रिटन, जिसपे अटैक कर देते हैं कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग, जिनको छोड़ के ब्राइड शादी करने निकली थी और उसकी शादी के दिन ही जब वो प्रेग्नेंट भी होती है तब भयंकर अटैक हो जाता है इस पे और ये ऑलमोस्ट मरते मरते बच जाती है, लेकिन 4 साल के लिए कोमा में चली जाती है। देन वो जब कोमा से बाहर आती है उसके बाद जिन भी लोगों ने उस पे डेडली अटैक किया था जब वो प्रेग्नेंट थी तब उनको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के रिवेंज लेती है। और इस मूवी में जब अल्ट्रा ब्रूटल लेवल का एक्शन देखने को मिलता है तब आपको आनंद की तृप्ति होगी। और इस मूवी का एक्शन सिनेमेटोग्राफी कोरियोग्राफी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है एनिमे स्टाइल से, विच लुक्स टोटली फेब्युलस ऑन स्क्रीन। और हाँ, खून खराबा बहुत है इसमें, शायद जितना खून एक असली इंसान के बॉडी में नहीं होगा क्विंटन टेरेंटिनो उससे कहीं ज्यादा अपने मूवीज में दिखा देते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उसी का तो मजा है। दैट्स व्हाई मैंने क्विंटन टेरेंटिनो को वायलेंस किंग भी बोला है भाई। लेकिन वायलेंस के अलावा भी इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, सच में उन सारी चीजों को बहुत ही अमेजिंगली प्रेजेंट किया है। बाकी अगर आपने किल बिल वॉल्यूम 1 एंड 2 देख रखी है तो टेल मी योर विचार इन कमेंट्स। नंबर 1 जॉन विक फ्रेंचाइजी। इस फ्रेंचाइजी को शायद हर कोई जानता होगा, लेकिन जो भी लोग पत्थर के नीचे रहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा इस फ्रेंचाइजी में अब तक 4 पार्ट्स आ गए हैं और चारों पार्ट्स को डायरेक्ट किया है चैड भाई ने। ये फ्रेंचाइजी जानी जाती है इसके ऑथेंटिक एक्शन स्टाइल और बाबा यागा की वजह से। चैप्टर 1 में गाड़ी ना बेचने की वजह से जॉन विक के वाइफ की आखिरी निशानी एक प्यारा सा डॉगी मारा जाता है। तो ये भाई साहब अंडरवर्ल्ड से रिटायर होने के बाद वापस आ जाते हैं और जिसने उसकी गाड़ी को चुराया, जिसने उस डॉगी को मारा, उसको ढूंढ के मारने के लिए। एंड जॉन विक उस बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद को जब पहलता है भाई, वेरी सेटिस्फाइंग मूवमेंट था वो चैप्टर 1 का। ऑल्सो इसकी एंडिंग जहाँ पर बारिश में फाइटिंग चल रही है, व्हाट विजुअल्स एंड व्हाट एक्शन। इसके एंडिंग वाला सारा सीन
काफी ज्यादा विजुअली रिच लगता है आपको। सेकंड पार्ट में जॉन पे किसी ने बहुत समय पहले एहसान किया था, उस एहसान को लेने वापस आता है एक हरामी बंदा, लेकिन जॉन विक ने ये काम मारने काटने का छोड़ दिया था फिर से। लेकिन उस घटिया इंसान की वजह से जॉन विक को वापस आना ही पड़ता है। और हाँ, मैं वो मार्कर वाला सिस्टम यहाँ पर इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखी होगी उनके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है जब ये लोग फर्स्ट टाइम मार्कर वाली चीज को देखेंगे जॉन विक में, दैट्स व्हाई। और वो एहसान फरामोस जॉन विक को काम देता है अपनी ही बहन को मारने का। क्यों, उसके पीछे तो पॉलिटिक्स है, वो आप मूवी को देख के ही जान लेना। थर्ड पार्ट में हाई टेबल पीछे पड़ जाता है एंड हाई टेबल के खिलाफ गए, हाई टेबल के नियमों के खिलाफ गए तो भाई तुम पूरी दुनिया के खिलाफ चले गए। और अपने जॉन भाई ने यही तो किया चैप्टर 2 की एंडिंग में। तो अपने जॉन भाई ने चैप्टर 2 में जो नियमों का उल्लंघन किया था उसके रिपरकशंस पूरी की पूरी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तक जाते हैं। चैप्टर 4 की एंडिंग में मामला सेटल हो जाता है, लेकिन जॉन भैया स्वर्ग तो नहीं सितारे होंगे, शायद नर्क सिधार जाते हैं। बट मैं तो क्या, इस फ्रेंचाइजी का, जॉन विक का कोई भी फैन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अपना बाबा याका मर सकता है। भाई वो जिंदा ही है, अभी चैप्टर 5 आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा कि वो क्यों जिंदा है, किस तरीके से जिंदा है। खैर, एक्शन के साथ साथ जो डिटेल वर्ल्ड बिल्डिंग, सिनेमेटोग्राफी एंड जॉन विक का जो ब्रूटल बट पोलाइट जेंटलमैन कैरेक्टर जो इस फ्रेंचाइजी ने बड़े ही अच्छे से नेल किया है, वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है। तो जॉन विक अगर अभी तक नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जॉन विक देखो यार अभी के अभी। और ये चारों के चारों पार्ट्स इधर उधर ओटीटी पे फैले हुए हैं, तो ढूंढ ढूंढ के देख लेना, जैसे जॉन विक ने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के देख लिया था। कंक्लूजन इस वीडियो का यही है, दिस इज दी पार्ट 1 ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। और ऐसा ही एक सेम वीडियो मेरी ऑल टाइम फेवरेट सीरीज को भी लेके ले आऊंगा। ऑल्सो इस वाले वीडियो के भी और भी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि ये तो बस एक ट्रेलर था मेरे ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स रिकमेंडेशन का। अभी तो और भी काफी सारी ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज है जिसको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो आगे ऐसा कंटेंट और रिव्यू वाला कंटेंट भी देखना है तो टी कैप्टन भी को सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी ये वीडियो पसंद आ गया है, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन पसंद आ गई है, जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को। इसी के साथ आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।